बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो पिछले जो हमने वीडियो में कवर किया था, हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स कवर किया था। साथ ही साथ आज हम जो कवर करने वाले हैं उसमें यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड चैप्टर है, उसको हम आज कवर करेंगे। तो जिसने भी पहला यूनिट नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप पहला यूनिट देख सकते हैं। पहले यूनिट में हमने क्या, एक तो सारे टॉपिक्स कवर किए थे और साथ ही साथ सारे टॉपिक्स के साथ ही साथ हमने क्या किए थे, हर टॉपिक के बाद हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी उनके किए हुए थे हमने। तो इससे क्या हो रहा था, हमारे साथ साथ हमारे टॉपिक भी क्लियर हो रहे थे और साथ ही साथ जब क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट भी हमारा साथ ही साथ क्लियर होते जाता है। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो देख सकता है और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी डिले टुवर्ड्स द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। क्या कहती है चैप्टर और क्या इसमें पढ़ने वाले हैं हम, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो सेल्फ मैनेजमेंट, तो जब इस पूरे चैप्टर का सबसे पहला अगर हम कोई चीज़ देखें तो सेल्फ मैनेजमेंट, जिसको सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट है क्या, तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, ये एक एबिलिटी है जी, ये एक एबिलिटी है कि हम किस तरीके से हम अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर्स को किस तरीके से हम किस सिचुएशन में इनको रेगुलेट कर सकते हैं। अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स कि पर्टिकुलर किस सिचुएशन में किस तरीके से हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, हम उसी को बोलते हैं हम क्या, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड एकेडमिक गोल अचीवमेंट। हम यहाँ पे एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ स्कूल सेटिंग्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये किसके लिए एसेंशियल है, हमारे खुद के लिए और एकेडमिक गोल अचीवमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स विद गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो किस में अच्छे होते हैं, जो स्टूडेंट जिसके पास अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पंक्चुअल होते हैं, अटेंशन हर चीज़ के लिए वो अटेंटिव रहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और मैनेजिंग मल्टीपल स्किल्स जैसे कि टाइम लाइन्स, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैबिट्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें वो मेंटेन कर सकते हैं, एक ही टाइम में मैनेज कर सकते हैं। टू मास्टर सेल्फ मैनेजमेंट, अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट पूरी तरीके से मास्टर करना है तो आपको किस में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक तो है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। आपके पास जो एबिलिटी है, ये नहीं कि अपनी कमियों को देखना, आपके पास एबिलिटी क्या है उनका यूज़ करके आप किस तरीके से सक्सीड करते हैं। देन है रिजल्ट ओरिएंटेशन, आपको क्या ड्रीमिंग बिग एंड वर्किंग टुवर्ड्स सेट रिजल्ट्स, मतलब आपको क्या करना है हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेशन। सेल्फ मैनेजमेंट में रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब ये कहता है कि आपको हमेशा एक बड़े गोल की ओर सोचना है हमेशा, और रिजल्ट क्या हो सकते हैं और उस बड़े गोल की ओर सोच के हम किस तरीके से उसको सक्सेस कर सकते हैं, ये आपको हमेशा सोचना है कि हमेशा आपको एम कहाँ पे करना है, बड़े के लिए। तो जो बोलते हैं ना, एम फॉर द मून यू में हिट द स्टार, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेशन में सोचना है। देन लास्ट में आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को, आप अपने स्ट्रेंथ को जाने और उसका बेस्ट यूज़ करें। ये नहीं कि अपनी कमियों को लेके हमेशा रोते रहें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आप अपने अंदर की चीज़ों को सबसे पहले जानना सीखें कि आप अपने स्ट्रेंथ को किस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो उसको जानोगे तो उसी को कहते हैं हम क्या, सेल्फ अवेयरनेस। चलिए चलते हैं आगे। अब देन हमारा मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड ये क्या कहता है, वो जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट था वो हमारा इंट्रोडक्शन एक तरीके से पार्ट था। अब शुरू होता है जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिज्म एनेबल पीपल टू ओवरकम फियर, फेस न्यू चैलेंजेस एंड मेंटेन डिटर्मिनेशन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि हम नए नए चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, हम अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से खुश रह सकते हैं, ये हमें मोटिवेशन या ऑप्टिमिज्म बताता है। और ऑप्टिमिज्म जो है मतलब है क्या ही, ये क्या है, इज द बिलीफ इन पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम्स। मतलब ऑप्टिमिज्म क्या है, हमारा जो बिलीफ है पॉजिटिव और डिजायरेबल आउटकम्स के लिए, तो क्रूशियल फॉर ऑनगोइंग एफर्ट, कोई भी ऑनगोइंग एफर्ट हो उसके लिए बहुत क्रूशियल है यहाँ पे। देन है हेलेन केलर, जो कि एक फेमस, इनका इनका नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, जिनकी आंखें नहीं थी लेकिन फिर भी वो दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से देखते। तो हेलन केलर, ऑप्टिमिज्म उन्होंने क्या बोला, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म क्या है, एक फेथ है जो कि हमें अचीवमेंट की ओर ले जाता है। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके मन में कोई होप नहीं है, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर में कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, ताकि आपको
जो साल भर में आपने नहीं देखा है वो आप इस वीडियो से कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन आपके मन में अगर ये रहा अरे यार मैंने साल भर पढ़ा नहीं, अब कैसे क्या पढ़ूंगा, तो अगर आपके मन में ये नेगेटिव थिंकिंग है तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक हमेशा आपके अंदर एक होप होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही मोटिवेशन हमें बताता है। देन मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोटिवेशन हमारा अगर देखा जाए, मोटिवेशन क्या बोलता है कि वो प्रोसेस जो हमें किसी भी एक अपने गोल की ओर बढ़ने में हेल्प करता है। अब मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो क्या है, हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर से खुद आ रहा है, आज मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और ये मेरा टारगेट है, मुझे बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, ये जो है आपके खुद के अंदर से आ रहा है। एक्सट्रिंसिक क्या है, मतलब रिवॉर्ड बेस्ड होते हैं, आउट आपको कोई दूसरा पुश करता है। आपके मम्मी पापा बार बार बोलते रहते हैं, आपके मम्मी पापा बोलेंगे पढ़ लेना, अगर एग्जाम में 90% है तो हम आपको ये देंगे, हम आपको वीडियो गेम्स देंगे, हम आपको नया मोबाइल देंगे। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कोई रिवॉर्ड का देख के कोई बाहर से आपको पुश मिला है। ठीक, तो इसी तरीके दो मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब इसको डिटेल में देखते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो अभी मैंने बताया, वो हमारे खुद के अंदर से आता है, जैसे कि द एक्टिविटी इटसेल्फ प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रीडिंग फॉर प्लेजर, पेंटिंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, प्लेइंग ए गेम फॉर फन। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं होती, आपको खुद ही आ रहा है। आपका आप बुक रीड कर रहे हो और आपको उससे खुशी मिल रही है, एक तो आपकी रीडिंग भी हैबिट भी हो रही है और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रही है। तो ये क्या है, खुद के आपके मन से, किसी ने आपको बाहर से पुश नहीं किया, ये आपके खुद के अंदर से आ रहा है। ठीक है, देयर इज यूजुअली नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं है क्योंकि आप खुद से वो काम कर रहे हैं। देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसका ठीक उल्टा है, आउटसाइड अ पर्सन से आता है ये। ठीक है, और ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, प्रेज, ग्रेड्स, प्राइजेस, सैलरी, फियर ऑफ पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप ये सब चीज़ें मिलेंगी करके आप काम करते हैं, आप कोई चीज़ को करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें मेन फोकस क्या है, एक्सटर्नल आउटकम्स पे मेन फोकस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में भी अभी एग्जांपल जो दिया था, स्टडिंग टू अर्न अ गुड ग्रेड, प्लेइंग अ स्पोर्ट टू विन अ मेडल, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की है। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, कि इंट्रिंसिक जो हमारे खुद के अंदर से आता है, जिसको कभी आप ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको कभी बोलना नहीं पड़ा होगा, वो खुद ही अपना पढ़ते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है करके उसके डर से कि फेल ना हो जाए, उससे जो पढ़ते हैं वो डर से, या मम्मी पापा ने कोई आपको टारगेट दिया कि इतने लाओगे तो ये मिलेगा आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने की जरूरत है। यहाँ पे बोथ फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, वो एक ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों बहुत लंबे समय तक रहता है? क्योंकि ये हमारे अंदर से खुद ही आता है, हम खुद ही इसके लिए मोटिवेटेड है कोई काम करने के लिए। इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, ज़्यादा अच्छा माना गया है इसको, और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन तक माना गया है, और लंबे टाइम तक टिकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए ये बेस्ट है। वहीं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, कैन बी पावरफुल फॉर अचीविंग गोल्स व्हेन इंटरनल मोटिवेशन इज लो। जब आपका इंटरनल मोटिवेशन लो है, आपका खुद से कोई चीज़ करने की ना हो, तब एक्सटर्नल मोटिवेशन पावरफुल बनता है, बट मे नॉट लास्ट वंस रिवॉर्ड्स और फियर आर रिमूव्ड। मतलब उसके बाद मान लो कि आपको बोर्ड एग्जाम का टारगेट दिया गया था कि 90% या 95% लाओगे तो आपको मोबाइल मिलेगा, तो आपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाया और आपको मोबाइल मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। ओके, तो यही एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस इनका, यही इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो आपको ये यहीं पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये मार्क करना है कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। क्या है क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों में से कौन सा मोटिवेशन जो है वो लंबे टाइम तक टिकता है, या दोनों में से कौन सा वो है जो कि बहुत जल्दी हट जाता है, या रिवॉर्ड के कंप्लीट होने के बाद हट जाता है, या फेयर के कंप्लीट होने के बाद हट जाता है। तो आपको
दोनों का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। देन अब आते हैं हम पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मैं बेसिक एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आप कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है, उसको एज ए पॉजिटिव चैलेंज ले रहे हैं, ना कि अरे यार ये काम मुझे मिल गया, हमेशा ये काम मुझे ही क्यों मिलता है, एग्जाम क्यों आता है। तो ये क्या है, सारे नेगेटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब समझिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स अ पर्सन टू बी हैप्पियर एंड बिल्ड मेंटेन बेटर रिलेशनशिप दूसरों के साथ। ये अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये क्या है, आपके सक्सेस के चांसेस को भी ये बढ़ा देता है, और आप अपने लाइफ में एक अच्छा बेटर डिसीजन लेने के लिए भी ये आपको बहुत फायदा करता है। ये पीपल विथ पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मैनेज लाइफ चैलेंजेस एंड मूव फॉरवर्ड मोर इजीली देन दोज विथ अ नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास अगर है तो आप बहुत आसानी से आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं एज कंपेरिजन टू नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है पॉजिटिव एटीट्यूड का कि हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होने से हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। ओके, देन पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे, बहुत इजी से प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। तो अगर हम वो सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन हो सकता है। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन अगर आप अपना डे अगर एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, स्माइल के साथ, अपनी थिंकिंग को बढ़ावा देते हुए अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतता है। तो ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। देन फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी। आप अपने माइंड के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी को आने का मौका ही ना दें। जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपको आपके मूड को बूस्ट करता हो। जैसे कि जो जिम जाते हैं, ठीक है, या जो वर्कआउट करते हैं डेली, तो हर दिन एक ही मोटिवेशन को, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना, बरकरार रखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, हमें उस टाइम पे म्यूजिक जो है हमें बहुत बूस्ट देता है। और वॉच इंस्पायरिंग मूवीज, अगर कोई ऐसी मूवीज भी आप देखते हैं तब भी आपको क्या है, एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम अपने माइंड को एक पॉजिटिविटी देते रहते हैं बार बार, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। देन प्रोएक्टिव, हमेशा प्रोएक्टिव रहना है। आप अपना जो आपकी जितनी भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, वो आप एक पॉजिटिव मतलब एक आगे बढ़ के लेना चाहिए, और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देन फोकस ऑन द पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव साइड को देखें, ठीक है, प्रॉब्लम्स को एज अ नेगेटिव ना देखें। प्रॉब्लम्स आई है तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन हमेशा सोचें, ठीक है। और अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसका सेटबैक क्या हो सकता है ये भी सोचना है। देन लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जो भी आपके फेलियर्स हैं उसके लिए दुखी नहीं होना है, आपको फेलियर्स से कुछ नया चीज़ सीखना है। मान लो अभी आप जो प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, जो आप प्री बोर्ड्स दे रहे हैं अभी, उस प्री बोर्ड में क्या होगा, किसी के फर्स्ट प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, या जितना आप चाहते हैं उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। सपोज आपने सोचा होगा आपके 90 आने, तो किसी के क्या होंगे 80 या 85 आ जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको उसे एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड लेना है, और उन फेलियर से आपको क्या करना है, उन फेलियर से आपको सीखना है। उन फेलियर से आपको सीखना है कि यहाँ मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड में क्या मिस्टेक किया जो कि मैं सेकंड प्री बोर्ड में नहीं करूँगा या करूँगी, और इसी से आप सीखते सीखते क्या होगा, आपका बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की है, आप फेलियर से सीख सकते हैं। देन लिव इन द प्रेजेंट, कल जो हो गया और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको हमेशा मतलब जो बीत गया है उसके लिए सोच के आपको घबराना नहीं है, और जो आने वाला कल में क्या होगा वो उसके लिए सोच के घबराना नहीं। अभी जो है आपके पास, ठीक है, अभी जो है उसको सोचना है हमेशा, और बाकी नेगेटिविटी आपको हटा देना है, या फ्यूचर के एंजाइटीज जो है वो आपको हटा देना है। देन परस्यू गोल्स एंड ड्रीम्स, मतलब स्टे चीयरफुल, सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क हार्ड फॉर देम, ठीक है, हमेशा आपको चीयरफुल रहना है, और जो आपके गोल्स हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करो और उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करो, तब जाके आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, अगर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, इनको प्रैक्टिस करने से क्या है, हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके चल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन लॉन्ग टर्म टेक्निक्स क्या है, लॉन्ग टर्म टेक्निक्स क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए? तो सबसे पहला तो है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। सबसे पहला फिजिकल एक्सरसाइज, हालांकि हम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट्स पॉजिटिविटी
एक्टिविटीज लाइक योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड वॉक्स इन नेचर इंप्रूव सर्कुलेशन, रिलैक्स द बॉडी एंड क्लियर द माइंड। ये सब चीज़ें ये करता है फिजिकल एक्सरसाइज। टेकिंग ब्रेक्स फॉर फ्रेश एयर एंड फिजिकल एक्टिविटी इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। जो आप हैं अभी, जो बहुत प्रेशर में होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब ने बोल दिया वो खेलना बंद कर दो, अब एग्जाम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन में मिनिमम 40-45 मिनट्स या आधे घंटे के लिए कोई ऐसा वॉक करें, या फिर आप जो आपको गेम अच्छा लगता है, आप बाहर बैडमिंटन खेलें या जो भी आउटडोर एक्टिविटीज आपको अच्छे लगते हैं, वो आप आधे घंटे 40 मिनट के लिए बिल्कुल खेल सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मेंटेन रहेगा, और आप रिफ्रेश फील करेंगे आप हमेशा। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आपके बुक से ही लिया ये, तो माई ड्रीम, वो अपने ड्रीम के लिए सोच रही है, तो अपने ड्रीम के लिए क्या है, अब आपका ड्रीम क्या है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मेक इट, मतलब आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरीके से मेंटेन रखना है ये हमने देखा। देन उसी टॉपिक से मैंने जैसे कि बताया था, हर टॉपिक खत्म होने का बाद एक हम एमसीक्यूज करेंगे उसी से रिलेटेड, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। ये जो नीचे आपको दिए हैं, तो इन सब में सबसे जो कौन सा वो चीज़ है जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है एग्जाम्पल किसका, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। तो अजय राइट स्टोरीज बिकॉज ही लव्स क्रिएटिंग न्यू कैरेक्टर्स, ये उसके अंदर से आ रहा है, तो मतलब ये नहीं है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। सुनीता पेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स हर रिलैक्स, ये उसके अंदर से आ रहा है, वो उसको करके उसको फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है, तो ये खुद के लिए कर रही है, तो ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। रवि सॉल्व्स पजल्स फॉर एंजॉयमेंट, उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो ये भी खुद के लिए है। कोमल स्टडीज टू रिसीव प्रेज फ्रॉम हर पेरेंट्स, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है, अपने पेरेंट्स से प्रेज पाने के लिए कर रही है। ठीक है, ये उसके अंदर से नहीं आ रहा है, ये बाहर से कोई उसको प्रेज करेगा एक्सटर्नली, तो ये कर रही है। तो डी विल बी द करेक्ट, या डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन फेसिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब हमने जो वहां पे पढ़ा, ठीक है, अभी जो हमने देखा पीछे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या इनमें से जो है वो बेस्ट एक्शन बता रहा है। ठीक है, किसके लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, मेंटेन रखने के लिए। फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, इग्नोरिंग ऑल नेगेटिव इमोशंस, नहीं ये तो नहीं, इग्नोर, ये इससे तो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं हो सकता। ब्लेमिंग अदर्स फॉर सेटबैक्स, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पोस्टपोनिंग ड्रीम्स इंडेफिनेटली, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की जगह आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से, नेगेटिव एटीट्यूड लाने की वजह से आप उसका सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, तो ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाता है। देन विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सपोर्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फॉर सपोर्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म टेक्निक्स में हमने जो पढ़ा था अभी लास्ट वाले स्लाइड में, अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर थिंकिंग पास्ट फेलियर्स, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, बस आगे कहीं जाना ही नहीं है। देखो हम लॉन्ग टर्म टेक्निक्स में क्या है, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे के दो ऑप्शन क्या है, वो गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन तो एकदम ही गलत है। टीवी देखना डेली, ये कोई बात है, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसके साथ हमारा पहला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सब सीखा हमने। अब है हमारा गोल सेटिंग, हम किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, रिजल्ट ओरिएंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स कैसे बन सकते हैं, तो ये सारे हम चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका डेफिनेशन है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब क्या है, इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विच रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड आइडेंटिफाई स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव देम। मतलब रिजल्ट किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो स्टेप्स को हम आइडेंटिफाई जब करते हैं और क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब हम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम रिजल्ट ओरिएंटेशन। इट इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक आउटकम्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स में फोकस कैसे करना है, और सिर्फ खाली प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी फोकस करना है। और एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ऑलवेज टेक्स एक्शन टू अचीव सेट गोल्स एंड टारगेट्स, ठीक है, वो हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हमेशा एक एक्शन का ध्यान रखता है, वो कोई एक्शन लेता है कि अपने गोल्स को किस तरीके से सेट करेगा, अपने टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करेगा। ठीक है, जो उसने गोल सेट किए थे उसको किस तरीके से अचीव करना है।
तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हमेशा ये एक्शन लेता है। देन बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड इज क्रूशियल फॉर टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है, वही वाली बात की है, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स प्रोएक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन वर्क और पर्सनल सेटिंग्स, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ये करता ही है। हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड आप किस तरीके से बन सकते हैं? एक तो सबसे पहले आप अपने गोल्स को वो क्लियर तरीके से सेट करना है, ये नहीं कि हेजी आपको क्लियर नहीं है कुछ। देन एक एक्शन प्लान बनाना है उसके लिए। अब डिटेल द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, चेंजेस और एक्शंस रिक्वायर्ड टू रीच द टारगेट। अब आपको वो सारे स्टेप्स की क्या है, डिटेलिंग करनी है, क्या चेंजेस उसमें आ सकते हैं या क्या फर्दर उसमें हम मुझे एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें करके हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं। उसमें कुछ की क्वेश्चन है, कुछ की क्वेश्चन है जो कि हमें एड्रेस करता है। अगर हम इनका आंसर करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर करते हैं तो क्या है, हमें पता चलता है। जैसे कि व्हाट चेंजेस विल ऑकर आफ्टर ईच एक्शन, अगर मैं एक्शन लूंगा तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इनका आप इनको आंसर करके, ये सारे क्वेश्चन करके आप क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं या प्लान कर सकते हैं अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन, किस तरीके से मैं रिजल्ट ला सकता हूँ। देन यूज द राइट रिसोर्सेस एंड टूल्स, आप सही रिसोर्सेस और टूल्स का यूज करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो आप जो चाहते हैं उसको वो अचीव नहीं कर पाओगे। देन कम्युनिकेट करना है विथ जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, या आप अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि हाँ ये तो इनको थोड़ा नॉलेज है इस बारे में, तो उनसे आपको बातें करनी है। देन एक कैलेंडर बनाना है और आपके प्रोग्रेस कितना हो रहा है, उस डे बाय डे कितना प्रोग्रेस हो रहा है, या मैं घट रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। आपको रिमाइंडर्स लगाने की किस दिन मुझे क्या करना है। और सबसे ज़रूरी, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपको अपने गोल्स तक ले जा सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं गोल सेटिंग। हमने पढ़ा वहाँ पे क्या, रिजल्ट ओरिएंटेशन। अब देखते हैं हम गोल सेटिंग किस तरीके से, गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले गोल सेटिंग में बताता हूँ। गोल सेटिंग मतलब आप अपने लिए जो भी आपने सोचा, मतलब सपोज मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा, अगर अपने लिए आपने सोचा है कि मैं इस बार बोर्ड में 90% का टारगेट लेके चलता हूँ, मुझे 90% स्कोर करना है या 95% स्कोर करना है, तो जिसका भी जो भी टारगेट, किसी का 70 हो, किसी का 75 हो, किसी का 80 होगा, जो भी टारगेट है, तो गोल सेटिंग ये है कि आपने अपने लिए वो जो टारगेट सेट किया है वही आपका गोल सेटिंग है, ठीक है। और उसी से आपको क्या होगा, आपको डायरेक्शन आपके क्लैरिफाई होंगे, ठीक है, और वही हेल्प करेगा आप किस तरीके से सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो आपने जो पूरा प्रोसेस किया, इसी को बोलते हैं गोल सेटिंग। और गोल किस तरीके से सेट करना है कि जो आप अचीवेबल है, ये नहीं कि हमें ऐसा गोल सेट कर दिया जो आपके दायरे से ही बाहर है, ठीक है। आपको भी पता होगा आप कितना गोल सेट करेंगे और कितना आपके आ सकते हैं। तो गोल सेटिंग हमेशा दायरे के अंदर रह के ही होना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या गोल सेट किया है और किस तरीके से उसके लिए आप एम कर सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या उसके किस तरीके से आप एफर्ट्स लगाएंगे जिससे आपका गोल अचीव हो, ठीक है। तो यही है गोल सेटिंग। और उसका प्रोसेस क्या है, एक एक्रोनिम यहाँ पे लिया गया है, स्मार्ट। एक एक्रोनिम लिया गया है यहाँ पे, स्मार्ट। तो जिससे कि क्या होता है, इफेक्टिवली आप गोल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये स्मार्ट में जो सबसे एस है वो है स्पेसिफिक, मतलब आपका जो गोल है आपको क्लियर और एग्जैक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हेजी सा लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैग मतलब आप कंफ्यूज हैं, मतलब ऐसा फालतू सा कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, स्कोर 90%, नॉट जस्ट डू वेल, ठीक है। डू वेल नहीं होना चाहिए आपको, स्कोर 90%, तो 90% ही आपका स्पेसिफिक है, ठीक है। मेजरेबल, एम से क्या मतलब, मेजरेबल। अब वो आपने जो गोल सेट किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। रन 5 किलोमीटर्स, नॉट जस्ट रन मोर, ठीक है। कि क्या बोल रहा है आपने, मतलब 5 किलोमीटर का टारगेट बनाया है दौड़ने का, तो 5 किलोमीटर ही होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, या सिर्फ खाली दौड़ रहे हैं आपको पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए वो। देन एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ए एक्शन ओरिएंटेड। देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ एक्शनेबल स्टेप्स, आपको वहाँ पे क्या है, बहुत सारे एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए। डिसाइड व्हाट यू आर डूइंग, विल डू और नीड अदर्स टू डू, ये एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं यहाँ पे। देन रियलिस्टिक होना चाहिए, वही बना रियलिस्टिक, मतलब यहाँ बोल रहा है कि अचीवेबल होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा टारगेट सेट कर दिया जो आप वो मतलब अचीवेबल ही नहीं है, आपने सोच भी नहीं सकते, आपने सेट कर दिया 100% स्कोर करना, ये क्या है, ये रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल नहीं है ना। हो जाए तो गलती से हो जाए, लेकिन अचीवेबल नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली, वो टाइमली होना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अचीव करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सेट कर दें और वो उसके लिए आप कभी वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देन एग्जांपल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, सेटिंग अ टारगेट लाइक स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, और मैंने इस एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे समझा दिए आपको, ठीक है, तो वो एग्जांपल्स आप उन्हीं से समझ सकते हैं। देन एक्शन प्लान स्ट्रक्चर क्या होता है, एन एक्शन प्लान इज अ डिटेल एंड लिस्ट ईच स्टेप। अब ये जो एक्शन प्लान की जो बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो डिटेल में होता है और हर एक स्टेप को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे रिसोर्सेज, कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, एंड आउटकम्स फॉर अचीविंग द टारगेट, ये सारी चीज़ें। रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग एक्शन प्लान्स रेगुलरली इंप्रूव्स चांसेस ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आपने एक्शन प्लान को डेली रिव्यू कर रहे हो और उसको अपडेट कर सकते हो, क्या चेंजेस ला सकते हैं उसमें, तो वो क्या है, हम वो उससे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन ये हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे इसी से रिलेटेड, हमारे गोल सेटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अभी। Which of the following most accurately reflects the measurable aspect of smart goal setting? इनमें से कौन सा है जो measurable aspect को ज़्यादा accurately reflect कर रहा है? तो क्या है, setting a goal to improve performance, नहीं, planning to work regularly, नहीं, ये भी नहीं लग रहा, deciding to run every morning for 30 minutes and keep a weekly log, yes, ये लग रहा है, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। एमिंग टू पार्टिसिपेट मोर, नहीं। तो मेजरेबल क्या है, हाँ यहाँ पे देखो, एक रन एवरी मॉर्निंग फॉर 30 मिनट, जहाँ पे मेजरेबल की बात जहाँ पे है ना, वहाँ पे अगर नंबर आता है, एक्यूरेट आता है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी नहीं क्वांटिटी जहाँ पे आती है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना जहाँ पे मेजरेबल की बात करें यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टूडेंट वांट्स टू यूज रिजल्ट ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अब वो रिजल्ट ओरिएंटेशन यूज करना चाहता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। विच अप्रोच इज लीस्ट इफेक्टिव, कौन सा है इनमें से जो सबसे कम इफेक्टिव है, तो सबसे कम इफेक्टिव क्या, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स और ऑन वीक टॉपिक्स, नहीं ये तो नहीं है। लिस्टिंग स्पेसिफिक माइलस्टोन्स टू अचीव बिफोर ईच टेस्ट, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि वो लिस्टिंग कर रहा है स्पेसिफिकली, तो ये तो लीस्ट इफेक्टिव तो हो नहीं सकता। सेलेक्टिंग टॉपिक्स टू स्टडी बेस्ड ओनली ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट से ही उसने सारे टॉपिक ढूंढ लिए। मेकिंग अ टाइम टेबल एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस ईच वीक, नहीं ये भी नहीं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी क्या है, सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बस टॉपिक चुन रहा है और पढ़ रहा है, ऐसा तो है नहीं, तो ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। देन इन विच केस इज द एक्शन प्लान प्रिंसिपल नॉट क्लियरली अप्लाइड, इनमें से कौन सा है जिसमें एक्शन प्लान प्रिंसिपल क्लियरली अप्लाइड नहीं है, तो इनमें है डिफाइनिंग स्टेप्स, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रैकिंग डेडलाइंस, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। डिसाइडिंग द गोल बट नॉट डिटेलिंग हाउ टू अचीव इट, डिसाइडिंग द गोल बट नॉट डिटेलिंग हाउ टू अचीव इट, यस इसको रखते हैं अभी, इसको रखते हैं अभी। रिव्यूइंग अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर ईच स्टेज, इसको भी ये नहीं, ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे क्या नॉट क्लियरली अप्लाइड बोला है, नॉट क्लियरली अप्लाइड बोल रहा है एक्शन प्लान, तो ये तो होगा। कम्युनिकेटिंग द प्लान विथ पीयर्स फॉर फीडबैक, ये भी था उसके अंदर, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा डिसाइडिंग द गोल बट नॉट डिटेलिंग हाउ टू अचीव इट, तो ये एक्शन प्लान में नहीं है, एक्शन प्लान में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग हमें करनी पड़ती है, तो यही है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द रियलिस्टिक फीचर इन गोल सेटिंग, रियलिस्टिक फीचर कौन बताता है गोल सेटिंग में, ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्मार्ट में था हमारा SMART, और मैंने बताया था आर जो है वो रियलिस्टिक, आर से जो रियलिस्टिक है, तो सेटिंग अ टारगेट दैट स्ट्रेचेस एबिलिटी स्लाइटली बट इज पॉसिबल विथ एफर्ट, ठीक है, यस यही ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की है और एफर्ट की बात की है, तो हमने क्या बोला था, जो ऐसा टारगेट सेट करना है जो हमारे बियॉन्ड हमारे एबिलिटीज ना हो और जो अचीवेबल हो, जैसे कि बाकी ऑप्शन देखते हैं, डिसाइडिंग टू अचीव द हाईएस्ट अवार्ड रिगार्डलेस ऑफ नहीं ये नहीं, देखो हाईएस्ट सोच लिया और कोई सर्कमस्टेंस आपने सोचे नहीं। चूजिंग टू सेट नो डेडलाइन, नहीं ये नो डेडलाइन आती है, हट गया। होपिंग फॉर इंप्रूवमेंट विदाउट ट्रैकिंग एनी प्रोग्रेस, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेल्फ अवेयरनेस पर्सनैलिटी एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस पर्सनैलिटी एंड डिसऑर्डर्स, देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, पर्सनैलिटी है क्या है, और पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स है। तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले कि अपने, मैंने जैसे सेल्फ अवेयरनेस पहली स्लाइड में बताया, अपने बारे में जानना, ठीक है, डिजायर्स में, अपने हैबिट्स के, अपने ट्रेड्स के, अपने बिहेवियर, अपने फीलिंग्स के बारे में जानना, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, शुरुआत में बताया था सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, वही चीज़ इस यहाँ पे बात की है, क्योंकि अपने आप को किस तरीके से, आप अपने बारे में किस तरीके से जानते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अ स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जैसे कि एक मॉन्क था, चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर आस्किंग समवन,
फॉर द रीजन बिहाइंड अ हॉर्स मूवमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अवेयरनेस ऑफ मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस। किस तरीके से देखो यहाँ पे चीजें हो रही है। एक मॉन्क था जो कि अपना डायरेक्शन चेंज करता था आफ्टर आस्किंग समवन फॉर द रीजन, ठीक है, वो रीजन से पूछता था और अपने डायरेक्शन को चेंज करता था, किसके पीछे, एक हॉर्सेस मूवमेंट के पीछे, ठीक है। और क्या करता है इससे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी अवेयरनेस ऑफ मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अवेयरनेस। मतलब यहाँ पे ओवरऑल हमारी किसकी बात हो रही है इस एग्जांपल से, कि वो मॉन्क की किस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस थी उसकी, है ना, वो उसकी किस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस वहाँ पे थी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मोटिवेशन और किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है अवेयरनेस से, उस चीज की बात की यहाँ पे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये है, इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एक्टिंग एमलेसली और बीइंग कंट्रोल्ड बाय इमोशंस एंड सराउंडिंग्स। मतलब एक तो ये हमें रोकता है, सेल्फ अवेयरनेस अगर हमारे पास है तो हमें रोकता है कोई भी चीज के लिए बिना सोचे अरे बस कर दिए ऐसे कर, तो ये हमें उस चीज से रोकता है और हमें उसके काबिल बनाता है कि हम किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को देख चाल के किस तरीके से हम एक डिसीजंस ले सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें बताता है और हमें हमेशा हमारे ग्रोथ, हमारे ऑब्जेक्टिविटी, हम हमारी बेटर डिसीजंस में ये हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। हमारी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से होती है, हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, ये हमेशा उसमें हेल्प करता है। देन स्टेप्स टूवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, स्टेप्स टूवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके से, तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, रिकॉग्नाइज एंड बिकम अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। आपको खुद के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप नर्वस हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड है, आप बीमार हैं, आप पागलपनी, आपके मैडनेस आ रही है आपके दिमाग में, मेंटली स्टेबल हैं कि नहीं, तो खुद के बारे में पता होना सबसे पहले जरूरी है। रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन योर इमोशनल स्टेट, ठीक है, आप अपने इमोशनल स्टेट के लिए रेगुलरली आप क्या है, अलर्ट रहें, ठीक है। देन दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं, मेक अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स ओवर टाइम टू नोटिस पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंस। मतलब आप अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को डेली देखें, हमें किस सिचुएशन में क्या किस तरीके से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और किस तरीके से मुझे फील हो रहा है, कहाँ कौन से एनवायरनमेंट में या कौन से सराउंडिंग में, तो उस पैटर्न और उस इन्फ्लुएंसेस को आप एक तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उससे आपको क्या पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, आप सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर आप और ये अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट पर्सनैलिटी और उसके फैक्टर। पर्सनैलिटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, जैसे कि पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, कोई कैसे सोच रहा है, कोई कैसे फील कर रहा है किसी चीज़ को, कोई किस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव पर्सनैलिटी सपोर्ट्स हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी हमेशा किसको सपोर्ट करता है, आपके परफॉर्मेंस और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। तो पर्सनैलिटी क्या देखा हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग को रेफर करता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कहाँ पे कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है, यही होता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी की जब भी हम बात करते हैं, एक बिग 5 थ्योरी, 5 फैक्टर मॉडल भी जिसको बोलते हैं, बिग 5 थ्योरी बोलते हैं, और उसके लिए एक फेमस एब्रीविएशन यूज होता है ओशियन, जब भी हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ओशियन मतलब ओ से हो गया हमारा ओपननेस, सी से हमारा हो गया कॉन्साइटिनेस, ठीक है, ई से हो गया हमारा एक्स्ट्रावर्जन, ए से हो गया हमारा अग्रीएबलनेस एंड एन से हो गया हमारा न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ये एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं, ओशियन एक्रोनिम से ओशियन। तो ओपननेस मतलब किसी की क्रिएटिविटी से, क्यूरियोसिटी से, इमेजिनेशन से कितना वो पर्टिकुलर इंसान फ्लेक्सिबल है या कितना ओपन है, जिसका जो ओपननेस में ज़्यादा हाई रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन रहता है, कूल रहता है, ठीक है, और इजीली सबके साथ डिस्कस कर सकता है। वैसे ही जो सबसे कम ओपननेस रहता है वो शांत रहेगा, हमेशा इतना सब कुछ नहीं रहेगा। सेम वही अगर कॉन्साइटियनेस की बात करें हम, लिंक्ड टू डिपेंडेबिलिटी, जिसकी ज़्यादा कॉन्साइटियनेस होगी वो उतना ही ज़्यादा डिपेंडेबल रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, डिसिप्लिन वे में रहेगा, और वैसे ही उसका उल्टा होगा जब उसके पास कम कॉन्साइटियनेस होगी। देन वैसे ही एक्स्ट्रावर्जन जिसके पास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा सोशिएबल होगा, टॉकेटिव होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। वहीं अगर जो जितना कम एक्स्ट्रावर्जन होगा, जिसके पास कम हो गया, तो वो उतने आसानी से दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, उतने आसानी से बात नहीं कर सकते, उतने सोशिएबल नहीं होते हैं। सेम अग्रीएबलनेस की अगर हम बात करें तो क्या है, अग्रीएबलनेस की बात करें हम तो ये क्या है, जिसके पास ज़्यादा अग्रीएबलनेस है तो वो हमेशा दूसरों की हेल्प करेंगे, काइंड रहेंगे, सिंपैथेटिक रहेंगे, ठीक है, हमेशा है मतलब अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये अग्रीएबलनेस है।
देन है न्यूरोटिसिज्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो न्यूरोटिसिज्म जिसकी जितनी जो ज़्यादा न्यूरोटाइज होगा, ठीक क्या होगा, वो क्या है, वो उतना ही एंजाइटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील करेगा, ठीक है, मूडी होगा ज़्यादा। और जो जितना कम न्यूरोटिज्म उसके अंदर होगा वो उतना ही कम एंजाइटी होगा, एंजाइटी से जूझेगा, कम कम जूझेगा, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी उसके अंदर कम होगी, मतलब इमोशनली वो स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा मूडी नहीं होगा, ठीक है। और कभी भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा रिलेशनशिप को, जो जिसके पास कम न्यूरोटिज्म होगा। तो यही बिग 5 थ्योरी बताता है हमें, ओशियन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लस्टर ए बी सी 3 क्लस्टर आएंगे, ये तो यहाँ पे हम क्लस्टर ए देखेंगे, इसी की तरीके से बी और सी भी आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ अनहेल्दी रिजिड थॉट्स, और जिसके बाद बिहेवियर होगा जो कि डिस्ट्रेस रहेगा, और मतलब उसको देखने से पता चलेगा वो सही से सोच नहीं पाएगा, उसकी उसकी बिहेवियर्स, वो कहाँ किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उल्टा सीधा एक्ट करेगा। तो वही सारी चीज़ें क्या है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर कुछ सीरियस डेविएशंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, इंटरेक्टिंग विद अदर, इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की सबसे पहले बात करें तो क्लस्टर ए, जो कि सस्पिशियस, जिसको क्या बोलते हैं, सस्पिशियस, मतलब पता नहीं चलता है। तो पीपल इन दिस क्लस्टर क्या होता है, मेनली मिसट्रस्ट करते हैं और आर सस्पिशियस ऑफ अदर्स, या तो मिसट्रस्ट करते हैं या तो सस्पिशियस होते हैं, ठीक है। ऑफन विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई ऐसा कारण नहीं होगा और लेकिन वो ऐसा रहेंगे, तो क्लस्टर ए उनको बोलते हैं, जिसका नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं क्लस्टर ए में क्या वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए सस्पिशियस, ठीक है। जैसे कि एक होममेकर है वर्षा, कॉन्स्टेंटली सस्पेक्ट्स हर मेड डिस्पाइट सिक्योरिटी मेजर, मतलब एक वर्षा है, उसके घर में एक मेड काम कर रही है और उस पर वो हमेशा एक ट्रैकर की तरह घूमती रहती है, उसकी वजह से उसको शक होता रहता है कहीं ये कुछ चुराना ले, ठीक है। उसको उसको हेल्प, मतलब उसके साथ अच्छा फील नहीं होता है, मतलब उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते, है ना। तो यही इसी टाइप के लोग क्लस्टर ए में आते हैं। इसके अंदर 3 टाइप के, ठीक है, 3 टाइप के क्लस्टर ए में टाइप्स हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। सबसे पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई बोर्ड पेपर आया था, जिसको मैंने सॉल्व करा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पीएटी का जो प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हैं, मैं अटैच भी कर दूंगा लास्ट इसमें। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, persistent distrust and suspicion, holding grudges even against close people, आप जिनसे सबसे ज्यादा क्लोज हैं उनके ऊपर भी आपको शक होता है और ट्रस्ट नहीं है। देन सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, टेंडेंसी टू प्रीफर सॉलिट्यूड, डिटैच फ्रॉम सोशल रिलेशन, मतलब सोशल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, और इमोशनल कोल्डनेस हमेशा आपके अंदर रहेगा। सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ऑड बिलीव्स होंगे, मतलब ठीक है, और मिस इंटरप्रेट करेंगे दूसरों को, दूसरे के एक्शंस को मिस इंटरप्रेट करेंगे। दे मे शो इन अप्रोप्रिएट इमोशन, मतलब वो जब भी वो कुछ करेंगे वो अलग अलग टाइप के इन अप्रोप्रिएट इमोशंस दिखाते रहेंगे, और क्लोज रिलेशनशिप हमेशा वो अवॉइड करते हैं, इस टाइप के लोग। तो ये थे हमारे तीनों टाइप के डिसऑर्डर क्लस्टर ए वाले। देन चलते हैं हम क्लस्टर बी, इमोशनल और इम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पूछ सकता है क्लस्टर बी में क्या है, तो क्लस्टर बी में आपको याद रखना, जो कि मेरे को लग रहा है इस बार क्लस्टर बी और सी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, इमोशनल एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं किसमें, क्लस्टर बी में। करेक्टराइज्ड बाय अनस्टेबल मूड्स, इम्पल्सिव और अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऊपर बता दिया था, और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे दूसरों के साथ, बहुत बनाएंगे भी तो बहुत डिफिकल्टी के साथ, एंड अ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, ठीक है। इंडिविजुअल्स में हैव ट्रबल लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मे रेस्पॉन्ड विथ एंगर, डिप्रेशन और अग्रेशन। ये इस टाइप के इंडिविजुअल ऐसे रिप्लाई करते हैं, एंगर से, डिप्रेशन से या अग्रेशन से। और इसके अंदर फिर फर्दर टाइप्स आते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सबसे पहला एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नाम से समझ में आ रहा है कि ये लोग ज़्यादा सोशल नहीं हो पाएंगे, डिसरिगार्ड सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, एक्ट इम्पल्सिवली विदाउट गिल्ट, उनको अंदर में कोई गिल्ट नहीं रहेगा, उसके हिसाब से उसके बिना ही वो इम्पल्सिवली वो एक्ट कर देंगे, हमेशा अग्रेसिव रहेंगे हमेशा। देन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सपीरियंस इंस्टेबिलिटी इन सेल्फ वर्थ, क्रोनिक एम्प्टीनेस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा, और कॉमन साइंस जो इंक्लूड इम्पल्सिव बिहेवियर एंड
सुसाइडल थ्रेट्स भी ये ऐसे लोग दे सकते हैं जो इस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझते हैं। देन हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सीक अटेंशन बाय बीइंग वेरी ड्रामेटिक, ठीक है, आर हाईली, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म लेके, और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ये हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसके पास होती है। देन नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को इंपॉर्टेंस देना उनको, ठीक है, और अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताएंगे ये लोग, और एम्पैथी को बहुत ज़्यादा इनके अंदर कमी होती है, एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी होती है इनके अंदर, और ऑफन डू नॉट कंसिडर अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरे लोगों की ये फीलिंग कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। कौन लोग? नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले। तो ये हमारे क्लस्टर बी वाले थे। देन हमारा क्लस्टर सी, जैसे कि क्या है इसमें, एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। मैंने जैसे कि बताया क्लस्टर ए को पिछली बार क्लस्टर ए आया हुआ था तो उसमें से नहीं आएगा, आ भी सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम चांसेस है, लेकिन 99% चांस किसके हैं? क्लस्टर बी और क्लस्टर सी के। देन इसके अंदर क्या है, मार्क्ड बाय क्रोनिक फियर, वरी, एंजाइटी और अवॉइडेंस, ऑफन इंटरफेयरिंग विद डेली लाइफ, ठीक है, ये उस तरह के लोग हैं यहाँ पे। क्रोनिक फियर रहता है, बहुत लंबे टाइम तक इनके अंदर फियर रहता ही रहता है, और एंजाइटी बहुत जल्दी, और अवॉइडेंस, ठीक है, और हमेशा अवॉइड करेंगे, और डेली लाइफ में इनका कुछ ना कुछ इंटरफेयर चलता रहेगा। जैसे कि इसके अंदर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सबसे पहले एक्सपीरियंस इंटेंस फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी और इनएडुकेसी, अवॉइड सोशल सिचुएशंस, और एंड फियर क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। ये इसको क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा इससे डरते हैं कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे अपनाएंगे नहीं, इसलिए। देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमेशा दूसरों पे डिपेंड करेंगे, हमेशा दूसरों की, और रिलाई ऑन अदर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब दूसरों पे डिपेंड करेंगे, और क्या है, अकेले रहने से घबराते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एडहर रिजिडली टू रूल्स एंड रूटीन्स, आर प्रीऑक्यूपाइड विद ऑर्डर एंड परफेक्शन, एंड मे बिकम सो फोकस्ड ऑन बीइंग परफेक्ट दैट पर्सनल रिलेशंस और प्रोजेक्ट सफर, मतलब इतना ज़्यादा अपने मतलब दिखाएंगे कि हम परफेक्ट है सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे कि इससे उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी सफ़र कर जाते हैं कई बार। कौन है ये लोग? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग। देन क्या स्टेप्स हैं जो हम जिससे हम ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम किसी से बात कर सकते हैं जो हमारे जो जिससे आपको लगे कि हाँ ये हमें समझता है, ये आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देन आप अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो ये सब चीज़ों, ये सारी डिसऑर्डर्स अपने आप दूर हो जाएंगे। दूसरी सबसे चीज़ है कि तीसरी सबसे चीज़ है कि इंपॉर्टेंट कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बिल्ड करके रखना है। अपने कॉन्फिडेंस को मतलब हर सिचुएशन में आपको इफेक्टिवली कैसे काम करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, इससे अगर आप करना सीखे तो आपका अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। देन एंगेज इन हॉबीज़, जो आपको हॉबीज़ मतलब जो आपको करने में सबसे अच्छा लगता है मोस्टली उसमें आप एंगेज रहें, जैसे कि म्यूजिक, डांस, ठीक है, पेंटिंग किसी किसी का होता है, इस तरीके से। देन स्टे पॉजिटिव, हमेशा हर सिचुएशन में चाहे कोई प्रॉब्लम हो उस टाइम पे हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है और पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गया और अब मैं क्या करूँ, हमेशा नेगेटिव में नहीं रहना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, आपको पॉसिबल सॉल्यूशन सोचने और हमेशा पॉजिटिव रहना है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड में बताया था। तो यही इसी के साथ हमारा जो ये वाला पार्ट है, पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, वो हमारा खत्म होता है और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और उसके तुरंत बाद ही मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, आपके बुक से ही ये क्वेश्चन है सारे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन इसमें ले आया हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर नहीं लगता है कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओपननेस, न्यूरोटिज्म, अग्रीबलनेस। अभी हमने देखा था बी सी डी तीनों थे, क्योंकि ओशियन मैंने बताया था आपको, ओशियन मैंने बताया था, तो ओशियन का यहाँ पे ओ आ गया और एन आ गया और ए आ गया, तो क्या नहीं रहा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस? कौन सा है जो एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस बताता है? नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या नन ऑफ द अबव? तो अभी हमने नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था कि जहाँ पे एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस खुद लगता है इसमें, तो ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा, रवि हैज फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस,
अबेंडेंट एंड सुसाइड। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज दिस, क्या है, किस टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन, डिपेंडेंट, अवॉइडेंट, ऑब्सेसिव। तो ये हमने देखा था, अभी हमने जस्ट पढ़ा था बॉर्डर लाइन में, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यहाँ पे ये है कि जहाँ पे सुसाइडल के ख्याल आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी की वर्ड से मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। तो क्या है इसका आंसर भी क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोना इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू ओवरकम अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, मोना अपने सिस्टर को हेल्प कर रही है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, हाउ टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्हाट शुड सी डू, उसको क्या करना चाहिए, अपनी बहन से बात करना चाहिए, टॉक टू हर सिस्टर, एंगेज हर इन हॉबीज या हॉबीज में एंगेज करना चाहिए, हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में, सबसे लास्ट में हमने यही दिखा था, तो उसमें तीनों की तीनों चीज़ें आ रही थी यहाँ पे, टॉक टू हर सिस्टर मतलब किसी से बात करना, या अपने हॉबीज़ में एंगेज रहना, या सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट होता है फाइनली। तो ऐसे ही मैं यूनिट 3, 4, 5 बहुत ही जल्दी जल्दी ले आऊँगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो लेकिन तब तक आप यूनिट 1 देख लें, यूनिट 2 देख लें, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि एक टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के बाद तुरंत उसके क्वेश्चन करा रहा है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बताएं कि इस तरीके से लेसन आ रहे हैं, और खुद की भी प्रिपरेशन करें। तो आई होप आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ आप प्रिपरेशन करते रहें, बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर के साथ, यूनिट 3 के साथ, ठीक है, आईसीटी का जो यूनिट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।